नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचलें भी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। 38 जिलों में मतदान होगा। वहीं 13 मई को दोनों चरण के मतदान के नतीजे भी आ जाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है। अब यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों की यदि बात करें तो यहां पर 3,492 प्रत्याशी हैं। वहीं नगर पंचायत सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण के जिलों की तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। तो 7 नगर निगम में जहां महापौर पद के लिए चुनाव होने वाला है, इसमें हम अलीगढ़ मंडल की यदि बात करें तो हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ जिला आता है। बात करते हैं आज हम कासगंज और एटा नगर निगम के समीकरण की। तो आज हम बात करने वाले हैं एटा नगर पालिका की। यहां पर बसपा प्रत्याशी पूजा गुप्ता के नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। बसपा प्रत्याशी के हटने के बाद बसपा का दलित वोट अब बीजेपी के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी की पत्नी और निवर्तमान अध्यक्ष मीरा गांधी की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के कहने पर ही बसपा प्रत्याशी ने नामांकन को वापस लिया। अब यह दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो एटा नगर पालिका परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुधा गुप्ता की सीधी टक्कर निर्दलीय मीरा गांधी से है। निकाय चुनाव में पिछले 2 चुनाव यानी कि 2012 और 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश गांधी और मीरा गांधी ने सभी राजनीतिक दलों को मात देकर जीत दर्ज की थी। 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश गांधी ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता को लगभग 9,500 मतों से हराया था और 2017 में उन्हीं की पत्नी मीरा गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी शालिनी गुप्ता को 176 मतों से हराकर सबको चौंका दिया था। यानी कि बीजेपी का यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एटा नगर पालिका परिषद में कुल 1,11,179 मतदाता है, जिनमें 68,965 पुरुष जबकि महिला मतदाता 52,220 हैं। इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गांधी की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है और वो जीत की हैट्रिक बना सकती हैं। यहां से बसपा प्रत्याशी पूजा गुप्ता और सकीट नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा प्रत्याशी रियाज बानो ने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि एटा में बीजेपी द्वारा बसपा प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाने और 2 वार्डों में बीजेपी के सभासदों को निर्विरोध कराने का दांव उल्टा पड़ गया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी से बीजेपी की टक्कर देते नजर आ रहे हैं। बसपा प्रत्याशी के चुनाव से बाहर होने की वजह से यहां पर नाराज वोटर अब बीजेपी प्रत्याशी सुधा के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गांधी को चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। यहां दलित वोटरों की अगर हम बात करें तो 9,000 इनकी संख्या है, जो काफी निर्णायक होती है।
वैसे तो एटा में वैश्य मतदाता भी सर्वाधिक हैं। पिछले चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी से टिकट मांग रहे उम्मीदवारों की टिकट कटने के बाद यहां कई नेता बागी भी हो गए हैं और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। टिकट वितरण में भेदभाव का आरोप लगाकर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज बीजेपी से खासे नाराज हैं। एटा के लोग ये भी मानते हैं कि इस बार यहां बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच टक्कर है। जहां कई मतदाता मीरा गांधी का समर्थन करते दिख रहे हैं, तो वहीं कई मतदाता ऐसे भी हैं जो बदलाव की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि योगी और मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए मतदाता बीजेपी को वोट करेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एटा नगर पालिका में कमल खिलेगा या एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज करेगी। तो निकाय चुनाव का अब हम आपको समीकरण बताते हैं और उसके जरिए हम आपको यह भी बताते हैं कि क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं और किस तरह से दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां कौन कौन मैदान में हैं, क्या कुछ होने वाला है और सिटी का सरताज कौन में, यही सब हम आपको बताएंगे। यहां के न केवल कासगंज के क्या कुछ सियासी समीकरण हैं, बीजेपी ऑन रिकॉर्ड क्या कुछ नजर आ रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात कासगंज की करते हैं तो बीजेपी ने यहां मीना महेश्वरी को नगर पालिका प्रत्याशी बनाया है। शशिलता चौहान निर्दलीय प्रत्याशी रही, नाज को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। रजनी साहू को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया है। कासगंज नगर पालिका के कुल वोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुल वोटर्स हैं 85,481, जिसमें जनरल वोटर हैं 35,000, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वोटर 21,500 हैं, एससी वोटर 7,000, जबकि मुस्लिम वोटर 22,000 है। ये हम बात कर रहे हैं कासगंज की। तो निकाय चुनाव के समीकरण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और कासगंज नगर पालिका में क्या कुछ उतार चढ़ाव इस बार देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी अभी चर्चा में जुड़ रहा है और चलिए उनसे आपको रूबरू भी करा देते हैं। हमारे साथ विनम्र सेन सिंह जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और सुनील कुमार हमारे संवाददाता हैं हाथरस से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, चलिए सुनील, मैं आपसे भी अगर समझने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ समीकरण फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी चलिए, देवेंद्र बहरहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासगंज से हमारे संवाददाता हैं। देवेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा कासगंज की इस बार की स्थिति भी बताइए, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं आपके लिए बता दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व हैं वो अपना एड़ी चोटी का पूरी तरह दम लगा रहे हैं कमल खिलाने के लिए। कासगंज की हम बात करें तो कासगंज में 3 नगर पालिका परिषद हैं और 7 नगर पंचायत हैं जी। कासगंज सदर की बात करें तो कासगंज सदर से मीना महेश्वरी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, डॉक्टर शशिलता चौहान जो निर्दलीय थी, इन्हें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है। रजनी साहू जो निर्दलीय लड़ रही हैं इस समय, और सोनवती कश्यप कांग्रेस से हैं, राधा हरिणी भारती है जो निर्दलीय है भी, और रोहिणी नाज है वो बसपा से हैं। बात हम कासगंज के समीकरण की करें तो कासगंज में अभी फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शशिलता चौहान और बीजेपी की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। बात हम निवर्तमान चेयरमैन रजनी साहू की बात करें तो उन्हें तीसरे स्थान पर लोग बता रहे हैं, उनका तीसरे स्थान पर उनका जाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकते हैं देवेंद्र क्या कुछ स्थिति है। विनम्र सेन जी का हम रुख करते हैं। विनम्र सेन जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि अगर हम इस समय, जैसे कि कासगंज के बारे में देवेंद्र बहुत अच्छे से बता रहे थे, क्या कुछ सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं, लेकिन एक स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये बहुजन समाज पार्टी का जो बताया जा रहा है फैक्टर वो रोल अदा करेगा, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी की जो बात हो रही है, और ऐसे में बीजेपी के लिए कितना चैलेंज आप मानते हैं, आपकी दृष्टि क्या कहती है?
बीजेपी के लिए एक चैलेंज तो है ही। हर चुनाव सारे राजनीतिक दलों के लिए चैलेंज होता है, और जो राजनीतिक दल हल्के में लेता है चुनाव को, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, नकारात्मक परिणाम। ये तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज, उसका अंतर्कलह भी पूरे प्रदेश में है, जिसको सॉल्व करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। चाहे वह कासगंज हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, या पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं जी। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी का जो आपने पूछा, बहुजन समाज पार्टी शहरों में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सर्वाधिक बेस वोटर किसी का है पूरे प्रदेश में, तो बहुजन समाज पार्टी का है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को निकाय चुनाव में इतने हल्के में लेना ठीक नहीं है। वो लड़ाई से बाहर नहीं, बल्कि जब निर्दलीय प्रत्याशी शशि लता चौहान को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर समर्थन देते हुए दिखाई पड़ रही है, तो ये विवशता दिखाई पड़ती है समाजवादी पार्टी की कासगंज में। और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मेरी समझ से त्रिकोणीय लड़ाई होगी। बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई से बाहर कतई नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना एक बेस वोट है शहरों में। कासगंज में भी एक बेस वोट उसका अपना मौजूद है, और हर प्रत्याशी का कुछ अपना व्यक्तिगत वोट भी होता है। उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कासगंज में लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बस समाजवादी पार्टी या भाजपा को वॉकओवर देती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। बिल्कुल। मैं चर्चा करना चाहूंगा विनम्र सेन जी, अगर हम मुख्य विपक्षी दल की बात करें सपा की, तो सपा इस लड़ाई में कहां दिखाई दे रही है? क्योंकि एक, चाहे अगर हम ट्विटर जिस तरह से चेक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के, तो वहां पे तो जंग बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम अखिलेश यादव जी का जिक्र करें तो उस तरीके से चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं। अगर आप अंतर स्पष्ट करने के लिए हम योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं देखें तो वो बहुत ज्यादा हैं, जगह जगह वो जा रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल सपा आपको कहां दिखाई दे रही है, अगर हम फिलहाल कासगंज का ही जिक्र अगर करते हैं तो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपने बड़े शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अकर्मण्यता से दिन प्रतिदिन अब इस चुनाव में पीछे होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मुख्यमंत्री है योगी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस बात को आपको मानना होगा जी। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, जिनको कर्नाटक में भी जिनकी डिमांड है, जिनकी अन्य प्रदेशों में भी जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां भी उनको रैली की डिमांड है, लेकिन बावजूद उसके वो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर को छोड़ दीजिए, नगर पालिका अध्यक्ष तक के चुनाव का प्रचार करने में उनको कोई कोताही नहीं है। और एक एक दिन में 4-4 सभा, 5-5 सभा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय को लेकर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुख्य विपक्षी दल हैं, और आप कितनी सभा कर रहे हैं, आपके बड़े नेता कितनी सभा कर रहे हैं, इससे आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना डाउन हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए अखिलेश यादव को। अगर इस पर समय रहते विचार नहीं करेंगे तो 2024 में भी वही हाल होगी कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई है विनम्र सेन जी, और हम हमारे दर्शकों के लिए लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से भी कासगंज नगर पालिका प्रत्याशियों की ये जो लिस्ट ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रमुख उम्मीदवार अगर हम बात करें मीना माहेश्वरी हैं और बीजेपी से। और एक बार फिर से हम विनम्र जी आपसे ये सवाल भी मेरा रहेगा, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया था, जिसमें बहुत हाईटेक तरीके से बताया गया था किस तरह से स्मार्ट पार्क बनेगा और महंगाई को लेकर क्या कुछ राहत रहेगी। लेकिन जो बात अहम आपने बताई कि कार्यकर्ताओं को जो बूस्ट चाहिए था वरिष्ठ नेताओं का, अगर वो चुनावी मैदान में होते, वो सभाएं कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी लबरेज होता उत्साह से। आप देखिए, एक छोटी सी बात, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव जी। आप बताइए कि यह अमेरिका का चुनाव नहीं है जहां पर वोटर के पास, सबके पास स्मार्टफोन है। कितने लोग भारत में ट्विटर चलाते हैं, कितने गांवों में कितनी महिलाएं, कितने खेतों में मजदूर जो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर किसान कितने ट्विटर चलाते हैं, कितने फेसबुक चलाते हैं, कितने यूट्यूब पर उनके अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण सुनते हैं, नहीं सुनते हैं जी। उन तक पहुंचने के लिए आपको जमीन पर जाकर उनसे 1-to-1 कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके कार्यकर्ताओं को। और कार्यकर्ता 1-to-1 कांटेक्ट के लिए तभी जमीन पर उतरता है जब बड़ा नेता उसको संकेत करता है, या बड़ा नेता एक उस पर
छत्र छाया की तरह हाथ रखता है कि जाइए आप, उसको निर्देश देता है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं पिछले सवाल के जवाब में भी आपके कहना चाहता था कि आप देखिए, आपने भी अपने सवाल में कहा और मैं भी बराबर कहता हूं कि इस प्रदेश में इस निकाय चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। लेकिन आप देखिए कि कितनी विवश है समाजवादी पार्टी कि कासगंज के चुनाव में उसको एक अदद अपना प्रत्याशी नहीं मिला। उसको निर्दलीय प्रत्याशी शशि लता चौहान को समर्थन देना पड़ा, उस शशि लता चौहान को जिसको आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है। ये विवशता मुख्य विपक्षी दल की, मेरे समझ से ये अखिलेश यादव की नीति पर, उनकी वैचारिकी पर, उनकी सोच पर, उनके दृष्टिकोण पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम बात विनम्र सेन जी आपने कही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रविकांत का रुख करते हैं, एटा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविकांत, एटा की स्थिति बताइए, क्या कुछ नजर आ रही है और सियासी समीकरण किस और दिशा दे रहे हैं? अगर हम बात करें सत्तारूढ़ दल बीजेपी की या विपक्षी समाजवादी पार्टी की, तो क्या कुछ मैदान में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए विवेक, आपको बता दें, एटा की हम बात करें तो एटा में मीरा गांधी जो है निर्दलीय प्रत्याशी थी। आज उन्होंने जो है बीएसपी से समर्थन से प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं, जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है सुधा गुप्ता, उनके साथ जो मीरा गांधी बीएसपी से जो प्रत्याशी घोषित कर दी गई हैं, आज उनके साथ जो है जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही है, वो भी अपने वोट बैंक को खींचने में प्रयास कर रही है। अब बात करें हम समीकरण की तो इसमें हमारे यादव समाज है 56,000 है, और जो वैश्य समाज है 45,000 है, एससी है जो 45,000 है, 35,000 ब्राह्मण है और 30,000 क्षत्रिय समाज है और 20,000 मुस्लिम समाज है और 20,000 जाति जो है हमारी समाजकरण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज आपने बताई। लेकिन रविकांत, अगर हम बात करें कि क्या होता है, जैसा कि आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नाम वापस लिया है, पर जो बात हो रही कि निर्दलीय प्रत्याशी से बीजेपी को पार पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले 2 पंचवर्षीयों का अगर जिक्र देखें तो ये गांधी परिवार बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इस बार के चुनाव में क्या जनता का वही समर्थन गांधी परिवार को मिलने वाला है और बीजेपी क्या कुछ काट तैयार कर रही है इस स्थिति से निपटने के लिए? देखो विवेक, हम बताएं, बीजेपी अपना किसी भी कसर का छोड़ नहीं रही है, क्योंकि देखो लोगों के पास जाके अपना वोट बैंक भी मजबूत करने में लगी है। वहीं हम मीरा गांधी की बात करें तो मीरा गांधी पहले 2017 में निर्दलीय वोट से जीत हासिल की थी। इस बार भी जो है जनता के मूड में जो मीरा गांधी है उनको निर्दलीय जीत से घोषित करने की बातचीत चल रही है। वो लोगों के पास जाकर बातचीत की हमने, तो लोग जो है विकास को कार्य को लेकर ही उनको निर्दलीय वोट से जीत देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। अब इसमें देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसका समर्थन करती है। बिल्कुल रविकांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम विनम्र सेन जी का रुख करते, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। विनम्र सेन जी, दूसरे चरण का ये जो समीकरण है और जमीनी पकड़ क्या कुछ हमारे संवाददाता लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि ऐसी सीटों के समीकरण जहां पर बसपा के प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है, वहां पर बीजेपी वर्सेस निर्दलीय की लड़ाई है, तो कहीं बीजेपी वर्सेस सपा की लड़ाई है, तो ये जो बीएसपी का कोर वोट है, क्या आपको लगता है कि ये कहां जाएगा? क्योंकि एक भले ही उतनी बड़ी संख्या में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गेम फैक्टर में बीएसपी का कोर वोट तो है। बिल्कुल है, बड़ी संख्या में है। बड़ी संख्या में न होना भी बहुजन समाज पार्टी के वोटर को या उसका कोर वोट बड़ी संख्या में प्रदेश में नहीं है, ऐसी हमको भूल विचार में नहीं करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोट है जो बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में है। सवाल यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी का वोटर, उस बहुजन समाज पार्टी के वोटर को जब बैलेट में या मशीन में जब हाथी का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेगा तो वह किसकी तरफ जाएगा? वह निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ जाएगा या सपा की तरफ जाएगा या भाजपा की तरफ जाएगा? इस अगर आप कई चुनावों के पैटर्न को, पिछले कई चुनावों के पैटर्न को देखें तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लीड दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उस एससी वर्ग के वोटर से, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट था, उससे अपने आप को बहुत तेजी से जोड़ा है। देखिए आप, मौर्य समाज किसका वोटर था एक समय में?
बहुजन समाज पार्टी का वोट था। कुर्मी समाज किसका वोटर था एक समय? छोटे से पॉकेट में सोनेलाल पटेल की पार्टी ये जो है अपना दल, उसका वोटर था, लेकिन पूरे प्रदेश में वह बहुजन समाज पार्टी का वोटर था। ऐसे तमाम कोर वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर्स में पूर्णतः स्थापित करके शामिल कर लिया है। और उनका जो शेष कोर वोट है, जो हाथी के चिन्ह को देखकर वोट देता है, अगर वह बैलेट में मशीन में अगर हाथी का निशान नहीं दिखेगा तो निश्चित तौर पर मोदी और योगी के काम के कारण, उनके प्रभाव के कारण वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तेजी से शिफ्ट होगा। सवाल यह है कि कासगंज में एटा में ये थोड़ा सा और प्रदेश के और जगहों से थोड़ा सा परिस्थिति अलग है। क्यों? क्योंकि वहां के स्थानीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को थोड़ा संकट में डालने का काम किया है। बिना सोचे समझे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा वापस कराकर वो एक प्रकार से जो मीरा गांधी, जो राकेश गांधी की पत्नी है, जो विगत 10 वर्षों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर कायम है, यानी उनका पीआर यानी पर्सनल रिलेशन उनका एक बहुत मजबूत स्थिति में पूरे क्षेत्र में है। वो ऐसे मजबूत स्थिति के व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए जरूरी था कि लड़ाई त्रिकोणीय हो, और उस त्रिकोणीय लड़ाई को द्विकोणीय माने फ्रंट की लड़ाई बनाकर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बड़ी चूक की है। लेकिन उम्मीद तब भी यह है कि बहुजन समाज पार्टी का अगर सिंबल नहीं दिखाई देगा तो एससी वोट भारतीय जनता पार्टी पर शिफ्ट होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सवाल मैंने किया था कहीं ना कहीं उसका स्पष्ट और सटीक जवाब आपने दिया है। विनम्र सेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र, रविकांत, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कासगंज और एटा से भी हमारे रिपोर्टर जुड़े थे जो बता रहे थे क्या कुछ जमीन पर इस समय स्थिति है, बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो बात हमारे संवाददाता ने बताई कि एटा में स्थिति थोड़ी बहुत बदल रही है। यहां पर बीजेपी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।